Okay. So today we will learn secondary structure or particularly you can say it as secondary level of structures present in a polypeptide chain. क्या बोला? Yes, recording is on. Okay. So, what is this? First of all, if you talk about the secondary structure of a protein, that means it refers to any, yes, come in, any fusion segment of a polypeptide chain एनी फ्यूजन सेगमेंट ऑफ ए पॉली। मैं आपको उस डिफिनेशन को एक्सप्लेन करूँगा। अभी हम डेफिनेशन में बता रहे हैं, एग्जाम में आएगा व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देन यू विल राइट दिस। ओके, एनी फ्यूजन सेगमेंट, you can form the sentence. I'm not making a full sentence. Any fusion segment of a polypeptide chain that describes a local spatial arrangement of its main chain molecules, atoms. I'll explain it. That describes a local spatial arrangement of its main chain atoms without regarding the conformations of its R group and or इसको छोड़ बस इतना ये अदर सेगमेंट में फिर रिलेशनशिप दिखाएंगे, वो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट हो जाएगी, फिर आपके समझ में नहीं आएगा। ये 3 पॉइंट को आप समझिए, then you will understand the secondary structure of a polypeptide chain. So what it says? You know that क्या पूछना मेरे पास लिखने का आवश्यकता नहीं है, इसका फोटो खींच लेना क्लास के बाद। ओके, आई हैव द नोट्स। समझने पर ध्यान दो, नहीं तो फोटो खींच लोगे, अभी नहीं समझने पर ध्यान दे तो फिर रट्टा मारोगे एग्जाम में। ओके, तो नोट्स के लिए ललाइट क्यों? रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्यों अच्छी नोट्स की ललाइट एग्जाम के टाइम में वो ले जाएंगे साथ में, है ना? समझने में ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, नोट्स भी दे दूँगा। ठीक है, राइट? आवाज़ आ रही है मेरे पीछे तक? तो फोकस किया, व्हाट यू सी इन ए पेप्टाइड बॉन्ड। सबसे पहले पेप्टाइड बॉन्ड इज द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, दिस यू नो, एंड दिस कार्बन इज कार्बोनिल कार्बन एंड दिस नाइट्रोजन इज कार्बोनिल नाइट्रोजन। कार्बोनिल कार्बन का मतलब दिस कार्बन इज अटैच्ड टू कार्बन अल्फा,
that is why it is carbon. And this nitrogen is also attached to carbon alpha. ये कार्बन अल्फा हो गया दूसरे अमाइनो एसिड्स का, अगल बगल वाले अमाइनो एसिड्स का, ओके। और ये कार्बन किसका है? कार्बोनिल कार्बन। ये अगर अमाइनो एसिड नहीं रहता, यहाँ पर एंड रहता, तो दिस कार्बन वाज इन्वॉल्वड इन COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ओके। तो एक तरफ क्या है? डबल बॉन्ड O, एंड ट्रांस में क्या है? नाइट्रोजन का हाइड्रोजन, ओके। एक NH अमीन ग्रुप का, एंड दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड, partial double bond, and around this bond the rotation is not possible along this bond. These two atoms, carbon and nitrogen, involved in the peptide bond formation will be fixed. These two atoms cannot rotate, this will be fixed, okay. But this bond C alpha and carbonyl carbon के बीच में bond है, and this bond, these bonds can rotate. These bonds can move, they can change their position. सपोज करो एक ऐसा कोई खेले हो गए, ऐसे ऐसे बजाने वाला खेलता है, बट स्कूल में लड़ते हैं, क्या बोलते थे उसको? झन 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 ऐसे करते हैं। डांडिया नहीं, एक झालर जैसा रहता है, नाम भूल रहा हूँ उसको, नहीं रहता है, गोल गोल उसमें रहता है, चेन जैसा रहता है, एक बार ऐसे बजाया, एक बार ऐसे झन झन करने वाला, ठीक है। या जैसे शायद कुछ ना हो, तो आप सपोज समझो इसको ऐसे, इसको मिटा दें इधर वाला, नहीं इसको अभी समझाएंगे, ओके। यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये पॉलीपेप्टाइड बैकबोन में फिर इसी तरह से सारा चेन है, जिसमें से ये बॉन्ड जो है फिक्स है, और ये बॉन्ड जो है ये रोटेट कर सकता है, मूव कर सकता है। तो कैसा फॉर्मेशन हो जाएगा बैकबोन का, आप जस्ट इमेजिन करो। और इसके बाद फिर फिक्स है, ओके। ये कार्बन अल्फा है, यहाँ पर फिर नाइट्रोजन है, ओके। कार्बन अल्फा है, यहाँ पर अमीन है, ओके। एंड दिस अमीन इज अगेन इन्वॉल्वड इन द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ओके। और यहाँ पर भी कार्बन अल्फा है, और इसमें फिर COO है, कार्बन अल्फा है, कार्बोनिल कार्बन है, COO है। इस तरह पूरा बैकबोन में व्हाट यू फाइंड एडजेसेंट टू द पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, दीज टू बॉन्ड्स are flexible and this bond is fixed, rigid. So यहाँ पर मूवमेंट हो सकता है, यहाँ पर मूवमेंट हो सकता है इन दोनों बॉन्ड में। तो पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एक्वायर a zigzag like structure like this, you can call। बीच का अगर आपने कुछ ऐसा चेन हो आपके पास जिसमें दो बीड हो, एंड बीच में एक सॉलिड रॉड है, लेकिन ये यहाँ पर एक रिंग है, जंजीर है, फिर एक सॉलिड रॉड है, फिर जंजीर है, फिर सॉलिड रॉड है। तो ये यहाँ से मूव कर सकता है, ये एक स्ट्रेट लाइन में तो नहीं रहेगा, रिजिड, इट कैन बेंड, ठीक है। और वो बेंडिंग भी जो है मनमाना तरीका से नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ वाला फिक्स है, ओके। दिस पेप्टाइड बॉन्ड इज फिक्स। तो ये दिस कंसेप्ट इज कीप इन माइंड व्हाट इट सेज, एनी चूजन सेगमेंट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। इसको मिटाता हूँ। अब पेप्टाइड का जो है पूरा प्रोटीन है, ओके। सो दिस प्रोटीन विल बी लाइक दिस, सपोज इट्स पॉलीपेप्टाइड बैकबोन विल लाइक दिस, क्वाइड है इस तरह से स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो ये कह रहा है कि इस पूरे पॉलीपेप्टाइड के किसी एक सेगमेंट का एक पर्टिकुलर रीजन में एनी चूजन सेगमेंट ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन दैट डिस्क्राइब्स ए लोकल स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ इट्स मेन चेन एटम्स। यहाँ पर अभी आर पॉलीपेप्टाइड चेन में अब हर कार्बन अल्फा के साथ एक आर ग्रुप भी है, ओके। हम आर ग्रुप को अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अभी बैकबोन की बात कर रहे हैं जिसमें पेप्टाइड चेन है और अगल बगल एडजेसेंट चेन जो है मूवेबल है, सी अल्फा और कार्बोनिल कार्बन के बीच में और कार्बोनिल नाइट्रोजन और सी अल्फा के बीच में, ओके। सी अल्फा और कार्बोनिल कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो कितना मूव कर सकता है, दैट इज गिवन बाय द वैल्यू सी 180 से माइनस। हर अमाइनो एसिड्स का अलग अलग है, क्योंकि आर ग्रुप जो है हिंड्रेंस पैदा करेगा उसको मूव करने में, ओके। दैट इज डिनोटेड बाय सी अल्फा एंड कार्बोनिल कार्बन की
किससे डिनोट करते हैं? साइस, साइस। और उस कार्बोनिल नाइट्रोजन और सी अल्फा के बीच में जो बॉन्ड है उसको हम फाई से डिनोट करते हैं। तो हर अमाइनो एसिड्स का फाई एंगल और साई एंगल जो है दैट इज इन ए रेंज। ओके, अब जैसे ग्लाइसिन है उसमें आर ग्रुप इज वेरी स्मॉल, एक सिंपल हाइड्रोजन एटम है, तो वहाँ पर फाई साई कितना ज़्यादा हो सकता है? एक वाइड वेरिएशन हो सकता है फाई साई के एंगल में। सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम की वजह से ये मूवमेंट जो है सी अल्फा दोनों जो पेप्टाइड बॉन्ड के नेबरिंग बॉन्ड्स थे वो ज़्यादा मूव सकते हैं क्योंकि एच जो है बहुत स्मॉल है। तो ग्लाइसिन का फाइसा जो है रेंज जो है क्वाइट वाइड। ओके, बट इन कंपेरिजन टू अदर, इफ यू सपोज एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स सच एज फिनाइलएलानिन, उसमें रिंग है, बेंजीन रिंग मतलब क्या? 6 कार्बन एटम है, तो बल्कि है। ओके, और एक और मिथाइल है CH3, ऐसे रहता था कार्बन CH3 एंड फिनाइलएलानिन, यही था ना? ओके, तो अब क्या हो गया? 6 कार्बन यही हो गया, 7 कार्बन है। ओके, दिस इज बल्की ग्रुप। तो अब इसका जो फाइसा एंगल का मूवमेंट कितना होगा, कितना फ्रीडम हो सकता है? कम होगा, रेंज कम होगा। ओके, तो इस तरह से हर अमाइनो एसिड का आर ग्रुप की वजह से द फ्रीडम अराउंड इट्स पेप्टाइड बॉन्ड इन द सॉरी यस यस पहले इच्छा का मंत्र जानो तो साफ कर। ओके, अभी पहले बैकबोन के, अभी आर ग्रुप पर आएंगे। ठीक है, अभी आर ग्रुप में कॉम्प्लेक्सिटी हम नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बता रहे हैं। ओके, हाउ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आर फॉर्मेड। फॉर दिस द properties hidden in the backbone of the protein is responsible। बैकबोन में जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ना कि आर ग्रुप की वजह से। आर ग्रुप के प्रॉपर्टी की वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर विल बी स्टेबलाइज और डीस्टेबलाइज, विल बी फेवर्ड और अनफेवर्ड। वो हम बताएंगे कि किस अमाइनो एसिड के रहने से सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जैसे अभी अल्फा हेलिक्स में हम आए कहाँ, अल्फा हेलिक्स में आएंगे तब वो सब हम बताएंगे, वो भी आपको। अभी हम इन जनरल सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ओके, तो क्या कह रहा है? पूरे पेप्टाइड का नहीं, पूरे पॉलीपेप्टाइड के एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कुछ इस तरह से अमाइनो एसिड रेसिड्यूज के कंपोजिशन है जिसकी वजह से इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट देयर इज ए कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, रिपीटिंग कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। ओके, इन दैट सेगमेंट। ओके, because of a special composition of the amino acid residues present here. Simran has rahi class में कौन ना है क्लास में ओके। एनीवे, कहाँ पर क्या? हाँ, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज बिकॉज ऑफ द बैकबोन। अब बैकबोन में जो प्रॉपर्टी है, यस कमिंग, बैकबोन में जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। बैकबोन में क्या प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की बात अभी हम बताएंगे क्या प्रॉपर्टी, हिडन प्रॉपर्टी है बैकबोन, इसकी वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। ओके, पेप्टाइड विल टेंड टू फॉर्म सेकेंडरी स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो पहले ये समझ लीजिए क्या है। एनी चूजन सेगमेंट में पॉलीपेप्टाइड चेन, ये डिस्क्राइब कर रहा है इन एनी चूजन सेगमेंट ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन दैट डिस्क्राइब्स ए लोकल स्पेशियल मीन्स 3 डायमेंशनल, हर एटम्स का पोजीशन क्या है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ इट्स मेन चेन एटम्स। मेन चेन में कौन से एटम्स पढ़ाए हैं? मेन चेन में कौन सा एटम्स? आर ग्रुप के अलावा जो है सब मेन चेन में है ना। ओके, क्या है मेन चेन में? कार्बन अल्फा तो हो गए। ओके, कार्बोनिल कार्बन और कार्बोनिल नाइट्रोजन पेप्टाइड बॉन्ड मेन चेन में है।
ये कार्बन अल्फा है, ये भी मेन चेन में है। ओके, समझ में आ रहा है? अब ये कार्बन अल्फा फिर कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा हुआ है। ओके, फिर ये पेप्टाइड बॉन्ड है यहाँ पर। ओके, अगर आप पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन बनाओगे तो कैसा बनेगा, इसको निकाल दो। ओके, क्या बेटा, ये इतना दूर मिटा दें यहाँ पर, हाँ? सी फूड पॉलीपेप्टाइड चेन, फूड पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, दो तीन बार जोड़ दिए पॉलीपेप्टाइड, आप समझ में आएगा आपको, है ना? देखिए ये पेप्टाइड बॉन्ड है, दिस इज ऑल्सो पेप्टाइड बॉन्ड एंड दिस वन इज पेप्टाइड, है ना? आपका कार्बन और नाइट्रोजन है। अच्छा सर, सर वो तो है। हाँ, ये जो सॉरी, अरे पूरा सुपर, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, दिस इज ऑल्सो पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, अब समझ में आया? पेप्टाइड बॉन्ड के बगल में भी है ये साइड एंगल वाला, ये हो गया फाई, दोनों बगल। अब साइड के बगल में फिर कौन सा हो गया, फाई, ये पेप्टाइड, ठीक है। अब पेप्टाइड बॉन्ड के ठीक फिर इधर हो जाएगा साइड एंगल, फिर फाई एंगल, ये हो गया फिर साइड एंगल। क्या आप देख रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के अगल बगल फाई और साइड, ठीक है, इस तरह से। तो ये बैकबोन है, ये पॉलीपेप्टाइड का बैकबोन। इस बैकबोन में कितने मॉलिक एटम्स हैं, अगर एक यूनिट को कंसीडर किया जाए, एक पेप्टाइड ग्रुप को कंसीडर करो आप, तो दिस इज वन पेप्टाइड ग्रुप। इन वन पेप्टाइड ग्रुप कितने हो गए आपके, सॉरी पेप्टाइड ग्रुप में ये भी होगा, यानी एक फाई, एक साई और एक पेप्टाइड का। तो 1 2 3 4 5 6 एटम्स हैं इन पेप्टाइड ग्रुप, और इस 6 एटम्स का स्पेशल अरेंजमेंट जो है कैसा है, ये 6 एटम मेन चेन एटम्स हैं, प्रोटीन का बैकबोन है। इसी 6 एटम्स का स्पेशल अरेंजमेंट कैसा है, यही सेकेंडरी स्ट्रक्चर बताता है, विदाउट रिगार्डिंग द कन्फर्मेशन ऑफ इट्स आर ग्रुप। आर ग्रुप को यहाँ हम रिगार्ड नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, बैकबोन में प्रॉपर्टी की वजह से, कुछ प्रॉपर्टी है बैकबोन में, एक बताएंगे, जिसकी वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। क्या नाम है, और मेरा हम पहचान नहीं पा रहे। ओके ओके, इतना समझा। अब वो क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्यों फॉर्म हो रहा है,
ओके, दोनों बात। सेकेंड सबसे बड़ी बात है, फॉर एवरी अमाइनो एसिड रेसिड्यूज देयर इज ए एक्सेप्टेबल रेंज, परमिसिबल रेंज फॉर इट फाई एंड साई एंगल। हर अमाइनो एसिड का ग्लाइसिन का जैसे ज़्यादा रेंज है, अलानिन का कम है, फिनाइल एलानिन का और कम है। तो इस तरह से हर अमाइनो एसिड का फाई साई एंगल कर रहे हैं। लेकिन उस लोकल रीजन में, दैट लोकल सेगमेंट, इफ द फाई साई एंगल्स ऑफ द नेबरिंग अमाइनो एसिड्स रिमेन द सेम, देन व्हाट विल हैपन? जस्ट इमेजिन, बगल पेप्टाइड बॉन्ड के बगल में क्या था? साई एंगल, दोनों डायहेड्रल एंगल, फाई एंड साई। अब ये आप सोचो कि हर यूनिट के पेप्टाइड ग्रुप जो भी ये यूनिट अभी फोटो बनाया, रिपीट जो हो रहा है, उसमें फाई साई एंगल जो है अगर सेम, बगल वाला अमाइनो एसिड्स का, और नियरली इफ इट सेम, इफ इट बिकम्स सेम, तो क्या होगा? बेंडिंग पैटर्न जो है इस पूरे लोकल सेगमेंट में इट विल बी सेम। पूरे 3-4 अमाइनो एसिड्स तक जिस तरह से बेंडिंग, फोल्डिंग जो भी होगा, ऊपर नीचे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड इट विल बेंड, सो वो बेंडिंग पैटर्न विल बी द सेम। फाई साई एंगल की वजह से प्रोटीन बैकबोन में बेंडिंग हो रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड तो फिक्स है। ओके, तो बेंडिंग पैटर्न विल बी सेम हो जाएगा उस लोकल सेगमेंट में। एंड बिकॉज ऑफ दिस बेंडिंग पैटर्न, बिकॉज ऑफ दिस फाई साई एंगल इज नियरली सेम, these bending patterns or these type of structures give rise to secondary structure. Secondary structure क्या हुआ? कहने का मतलब एक पूरे पेप्टाइड मॉलिक्यूल में, पूरे प्रोटीन में, एक लोकल एरिया में फाई साई एंगल जो है सेम हो गया, जिसकी वजह से इस एरिया में, इन दिस एरिया ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, इट विल एक्वायर ए डेफिनिट स्ट्रक्चर लाइक दिस. This is alpha helix that I have drawn here. For example, alpha helix is a very predominant type of secondary structure which are found in the protein. Generally, nearly 25% of the protein, okay, 25% of the amino acid residues present in a polypeptide chain are present in the alpha helix. Generally, सब प्रोटीन जितना भी, generally average. लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसा नहीं है 25% को फिक्स वैल्यू है, कम ज़्यादा ऊपर नीचे ड्रास्टिक वेरिएंस हो सकता है। जैसे बाल का प्रोटीन अल्फा क्रेटिन पूरा में अल्फा हेलिक्स है, ओके, 90% अल्फा हेलिक्स, ओके, बट प्रोटीन से कोई एंजाइम है, ओके, 25% रीजन अमाइनो एसिड्स आर इन्वॉल्व इन अल्फा हेलाइस. अब अल्फा हेलाइस की प्रॉपर्टी बताएंगे, दो तरह के होते हैं, राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड दिस. सेकेंडरी स्ट्रक्चर समझ में आया क्यों बना? फाई साई एंगल के, नेबरिंग अमाइनो एसिड के फाई साई एंगल के सेम और नियरली सेम हो जाने की वजह से. ओके, तो ये कॉमन टाइप का स्ट्रक्चर जो बना, इसको तो हम आइडेंटिफाई कर लेते. लेकिन अदर रीजन्स में भी देयर आर, इफ फाई साई एंगल्स आर क्वाइट डिफरेंट, देन व्हाट विल हैपन? द क्वाइड लाइक स्ट्रक्चर विल बी फाउंड इरेगुलर, okay, in that area. It doesn't mean that irregular structures present in that segment of the polypeptide chain is not necessary for its function. It doesn't mean that. Okay, that also is necessary for its function. But that area is coiled because of the irregular, uneven phi-psi angles. So इसके basis, इसकी वजह से now this secondary structure you can divide them into classes, two types. Okay. One will be regular secondary structure and another will be irregular or coiled. Irregular कहना उचित नहीं रहेगा क्योंकि वो irregular प्रोटीन के फंक्शन के लिए जरूरी है, बैटरी जरूरी है. सो आप कह सकते हैं इसको coiled. रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो है क्यों बने अभी बता दिए, फाई साई एंगल सेम हो गए. उसकी बात जो है इसमें भी रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर
What type of those structure that we see in the polypeptide chain? One example is alpha helix. And the second one is beta conformations. Okay, beta conformation में भी there are two types that we see, beta term या बीटा फोल्ड या बीटा सी और दूसरा बीटा सी. वन बाय वन हम इसको सॉल्व करें. पहला अल्फा हेलिक्स, देन वी विल कम टू दिस. क्वाइल क्या हुआ, इरेगुलर है, ऐसा है लेकिन जरूरी सब प्रोटीन का हर एक इवन एक अमाइनो एसिड रेसिड्यूज भी अगर चेंज हो जाए या रिमूव हो जाए तो वो प्रोटीन स्ट्रक्चर विल बी डिस्टेबलाइज एंड इट विल लूज इट्स फंक्शन. तो ये नहीं है, हर अमाइनो एसिड इज नेसेसरी. लेकिन इस तरह से हम प्रोटीन स्ट्रक्चर देखते हैं कि रिपीटिंग जो यूनिट्स अगर आ गए और वहाँ 5 एंगल सेम है तो रेगुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देखते हैं. और स्ट्रक्चरल प्रोटीन में ये अल्फा हेलाइसेस जो है बहुत कोलेजन में, आपका केराटिन में स्ट्रक्चरल प्रोटीन. इतना क्लियर है? आगे चले. सो फर्स्ट आई विल कम टू अल्फा हेलिक्स. फर्स्ट व्हाई अल्फा हेलिक्स विल फॉर्म. क्यों अल्फा हेलिक्स किसको बोलते हैं? जैसे एक पॉलीपेप्टाइड चेन, एक चेन एक निश्चित इंटरवल के बाद क्वाइल, हर बार एक टर्न 360 डिग्री. अगर ऊपर से देखो तो आपको दिखेगा ऐसे क्वाइल टर्न. ओके, इस सर्कल ऐसा नहीं कि एंड टू एंड जाने में एक प्लेन में सर्कल नहीं है. ओके, इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स इफ यू सी डॉर्सल. इस तरह का स्ट्रक्चर को फॉलो कर लिया. और अल्फा हेलिक्स दो तरह के हो सकते हैं, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड. लेफ्ट हैंड होता है ऐसा, अपना हाथ देख लोगे तो आप जो फिंगर्स है, फिंगर्स को समझ लो डायरेक्शन, एंड थंब इज अमीनो टर्मिनल एंड. ओके, अगर इफ यू लुक फ्रॉम द अमीनो टर्मिनल एंड, इफ द क्वाइलिंग इज गोइंग लाइक दिस, कार्बोक्सी टर्मिनल की तरफ चेन इफ rotating like this anti-clockwise, then it is right hand. If clockwise, then it is left hand. Two types of alpha helices are there. चूँकि जैसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको बताया था कि सब कौन सा आइसोमर है, डी फॉर्म है स्टूडेंट, एंड अमाइनो एसिड्स आर नेचुरली अपियरिंग एल फॉर्म. तो एल अमाइनो एसिड्स कैन फॉर्म both types of the alpha helix, right handed and left handed. लेकिन एल के साथ अगर डी को मर्ज कर देंगे देन द हेलिकल स्ट्रक्चर विल बी लॉस्ट. एक ही तरह का होना चाहिए, या तो डी हो चाहे एल. लेकिन नेचुरली जो है एल तरह टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द पॉलीपेप्टाइड एंड दिस इज फॉर्मिंग राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स इन ऑल नेचुरली अक्रिड प्रोटीन. जितने भी प्रोटीन्स हैं बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक, सॉरी हाँ तो ऐसे क्या करें, ठीक है, बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमंस तक जितने भी प्रोटीन्स हैं उस सारे प्रोटीन्स में जो अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वो क्या है, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड हो गया. ओके, बिकॉज लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स इज लेस स्टेबल एंड राइट हैंडेड इज. अब ये बोर्ड पर हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं बना पाएंगे, राइट हैंड हम समझा दिए आपको. ओके, अब देखिए इसमें क्यों रिपीट हो रहा है, क्यों ये क्वाइल का फॉर्मेशन कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी बताए थे आपको क्या था, हाई साई वाला फॉर्म. अब देखिए ये इस तरह का स्ट्रक्चर इसलिए बना लिया क्योंकि देयर इज इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग. The residues present over here will hydrogen bond with the residues exactly after 360 degree turn. इसके 360 टर्न के बाद जो उसके नीचे अमाइनो एसिड रेसिड्यू है उसके साथ
ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ओके, और क्या है वन टर्म ऑफ द हेलिक्स। पहले इसका कारण आप समझिए, फिर हम इसका पूरा डायमेंशन स्ट्रक्चर बताएंगे हेलिक्स का। ये हाइड्रोजन बॉन्ड किया, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में? आर ग्रुप के बीच में है। अभी बताए थे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज बिकॉज ऑफ सम हिडन प्रॉपर्टी इनसाइड द पॉलीपेप्टाइड बैकबोन। ये पॉलीपेप्टाइड बैकबोन में जो कार्बोनिल नाइट्रोजन है और कार्बोनिल ऑक्सीजन है, ठीक है, उस कार्बोनिल ऑक्सीजन और कार्बोनिल नाइट्रोजन के बीच में, कार्बोनिल नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आर ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। आर ग्रुप में अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, ओके, देयर इज नो इंटरेक्शन। वो इंटरेक्शन बाद में हम बताएंगे, वो स्टेबिलिटी और फिर अल्फा हेलिक्स बनेगा कि नहीं बनेगा उस पर निर्भर करेगा। लेकिन ये अल्फा हेलिक्स जो बन रहा है वो ये जो ये कार्बोनिल हो गया, कार्बन, this is in the backbone. Now this chain will go, और अमाइनो एसिड है, हर 4 अमाइनो एसिड या 3 अमाइनो एसिड के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका लौट के आएगा, ये उल्टा इसको करना पड़ेगा, क्योंकि अमीनो टर्मिनल साइड ये होता है कार्बोनिल कार्बन। चेन में समझ लो, यहाँ पर कोई कार्बोनिल कार्बन है, उससे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, और यहाँ पर कार्बोनिल नाइट्रोजन है जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ओके, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, इन ईच टर्म, हर टर्म, और हर टर्म में कितना है अमाइनो एसिड रेसिड्यूज, 3.6 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। यानी इसके बाद फिर ये चेन ऐसे आया, यहाँ तक ये कार्बोनिल कार्बन था, सपोज ये पहला अमाइनो एसिड अगर इसको गिन लो, तो उसके बाद दूसरा अमाइनो एसिड का कार्बोनिल कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, तीसरा कार्बोनिल कार्बन का अटैच है, चौथा का फिर हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड है। ओके, लाइक दिस आफ्टर एवरी 3 to 4 अमाइनो एसिड residues away, the carbonyl oxygen present in the polypeptide backbone and the carbonyl nitrogen and the hydrogen which is attached to the carbonyl nitrogen, hydrogen bonds. They form the hydrogen bond. They form the hydrogen bond. Okay? तो ये जो टर्न है, the distance of this turn ये कितना लंबा है? अल्फा हेलिक्स में एक टर्म 5.4 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जानते हो? 10 to the power minus 10 what? इंच, सेंटीमीटर, मीटर, माइल, क्या? मीटर। आप इमेजिन कर लो 5.4 एंगस्ट्रॉम कितना कम हुआ। विजिबल रेंज ऑफ लाइट का कितना होता है वेवलेंथ? 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। ओके, वेवलेंथ यानी 7000 हो गया रेड का और 4000 हो गया वायलेट। उसका इतना है वेवलेंथ, बट दिस डिस्टेंस इज जस्ट 5.4 एंगस्ट्रॉम। अल्फा हेलिक्स, और इस 5.4 डिस्टेंस में कितना अमाइनो एसिड है? 3.6 अमाइनो एसिड्स। ओके, सो आफ्टर एवरी 3.6 अमाइनो एसिड देयर इज वन टर्न, और ये जो भी, और इस एक टर्न के अंदर 3 अमाइनो एसिड या 4 अमाइनो एसिड है। ओके, और ये 3-4 अमाइनो एसिड भी अपने कोरस्पोंडिंग सब हाइड्रोजन बॉन्ड किए हुए, यानी एक टर्न में कितना बॉन्ड है? 3 या 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ये अल्फा हेलिक्स इसलिए फॉर्म हुआ क्योंकि मैक्सिमम, हम बता ही रहते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन शुड हैव इंट्रा पॉलीपेप्टाइड।
for the formation of its tertiary structure. So by this way there is a maximum number of hydrogen bond formation per turn. 3 to 4 hydrogen bond formation is occurring. Okay? तो आप कहोगे कि क्या, तो फिर तो कोई भी अमाइनो एसिड हो, इसका चेन हो, चूँकि प्रॉपर्टी तो है कहाँ पर, बैकबोन में, क्योंकि कार्बोनिल नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन जो है वो तो बैकबोन में प्रेजेंट है, तो फर्क नहीं पड़ता, कोई भी अमाइनो एसिड हो अल्फा हेलिक्स बन जाना चाहिए, हर प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स भरा होना चाहिए, राइट? ओके, सो तो सेकेंडरी, अब उसके बाद कंसिडरेशन बताएंगे अभी इसके बाद क्यों फॉर्म हो रहा है, इस वजह से फॉर्म हो रहा है, ठीक है? आफ्टर एवरी 3-4 रेसिड्यूज इट इज वन अमाइनो एसिड इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द अनदर अमाइनो एसिड, और हर अमाइनो एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है, एंड पर टर्न देयर इज 3.6 अमाइनो एसिड, ओके? यानी चौथा अमाइनो एसिड जो है एक टर्न में आधा है, फिर आधा दूसरे टर्न में, ठीक है? तो कभी 3 अमाइनो एसिड है एक टर्न में, कभी 4 अमाइनो एसिड, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, इस वजह से एक लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्मेशन हो गया, बहुत ज़्यादा, तो दिस इज स्ट्रॉन्ग। इसी वजह से जो भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है, जो बाल का है और ये केराटिन, सब में ये हाइड्रोजन बॉन्ड पूरा भरा हुआ है, थ्रू आउट द पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा हेलिक्स है, और सब में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसीलिए इतना रिजिड एक स्ट्रक्चरल एंटाइटी क्रिएट हुआ। ओके, इतना समझ में आया अल्फा हेलिक्स। अब सवाल उठता है कि ये कितना अलाउ करेगा, क्या कितना हो सकता है, क्योंकि इसको कौन कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। ओके, अब आएगा आर ग्रुप। ओके, आर ग्रुप, अब यू नो दैट अमाइनो एसिड्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स, पोलर, नॉन पोलर, बल्कि, एरोमेटिक, पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज, नॉन चार्ज, न्यूट्रल, इस सब तरह के आर ग्रुप है। ओके, अब सपोज there are 5 considerations which will stabilize or destabilize the formation of alpha helix। 5 तरह की बात का ध्यान रखिए। सबसे पहले नंबर 1, the intrinsic propensity of amino acid residues, intrinsic propensity of the amino acid residues present in the alpha helix. These are the factors which will affect the alpha helix formation. Either it will stabilize or destabilize. These are the forces. Okay, so इससे क्या मतलब हुआ? Intrinsic property of the amino acid residues. अमाइनो एसिड सारे अलग अलग हैं, आर ग्रुप अलग अलग होने की वजह से, तो आर ग्रुप बताया भी किसी का चार्ज है, अनचार्ज है, बल्कि है, बड़ा है, छोटा है। ओके, तो वहाँ से वो प्रॉपर्टी आएगा, क्या आएगा कि नज़दीक वाले अमाइनो एसिड जो है, एडजेसेंट अमाइनो एसिड, वो जो है, सॉरी इसमें इंट्रिंसिक प्रोपेंसिटी में बोला जाएगा। इंट्रिंसिक प्रोपेंसिटी में हम बात करेंगे फाई एंड साई एंगल, ठीक है? फाई एंड साई एंगल ऑफ हर अमाइनो एसिड्स का पर्टिकुलर अलग अलग कितना फाई साई उसका रोटेट कर सकता है, तो ये उस पर निर्भर करेगा। अगर फाई साई अलाउ नहीं करेगा इतना रोटेट करने के लिए, जिससे कि अमाइनो ये अल्फा हेलिक्स बन जाए, तो अल्फा हेलिक्स नहीं फॉर्म होगा। फाई साई एंगल का क्या है, इसमें कितना फाई साई एंगल रहेगा तो अल्फा हेलिक्स बन जाएगा। रामचंद्र प्लॉट इसीलिए मैं अभी नहीं पढ़ा पा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं वो ऑनलाइन पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें ग्राफ पूरा, ओके, प्लॉट है, आपको बनाना मुश्किल हो गया। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ। तो फिलहाल अभी रामचंद्र प्लॉट से हम ले रहे हैं इस डाटा को कि फाई साई एंगल ऑफ अल्फा हेलिक्स शुड बी अराउंड 5 एंड साई। अब यहाँ पर हम कंफ्यूज करें, एक 47 माइनस 57 है, एक माइनस 57 माइनस 57 एंड माइनस 47, अच्छा दोनों में से कोई 57 है, ये
इसको अगर फाई साइड अगर इतना है या इसके अगल बगल है, इससे नज़दीक है, तब अल्फा हेलिक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। जिस अमाइनो एसिड का अमाइनो एसिड का अलाउ करेगा -57 होने के लिए, और साइड क्योंकि हर अमाइनो एसिड का एक रेंज है, कितना मूव कर सकता है, जिसका अलाउ करेगा अमाइनो एसिड इतना होने के लिए, वो अल्फा हेलिक्स बन जाएगा। बहुत सारा अमाइनो एसिड अलाउ करेगा ये, और कुछ अलाउ नहीं करेगा। कौन अलाउ नहीं करेगा? 2 अमाइनो एसिड ऐसा है, एक तो अलाउ करता है लेकिन वो इतना ज़्यादा अलाउ कर देता है कि वहाँ पर क्वाइलिंग हो जाता है, जैसे ग्लाइसिन का वाइड रेंज है फाइसा एंगल का, तो ऐसा बनने के लिए एक नैरो रेंज चाहिए, अलाउइंग नैरो रेंज, इतना ज़्यादा अलाउ कर दिया कि वहाँ क्वाइलिंग होता है, ग्लाइसिन है। दूसरा है प्रोलीन। प्रोलीन आप जान लेते हैं, आर जो है कैसे बाइंड था प्रोलीन में, प्रोलीन इसको मिटा दूँ, प्रोलीन का स्ट्रक्चर आपको याद है? दिस इज कार्बन अल्फा। कार्बन अल्फा है, और इसी कार्बन अल्फा पर ये अमीन ग्रुप जो है वो रिंग में इन्वॉल्व है, मतलब आर के साथ इन्वॉल्व है, अटैच्ड है, ये फ्री नहीं है। दूसरे अमाइनो एसिड में इसमें COH भी बनाया, ये प्रोलीन। ये जो है आपका, अब देखिए इसमें कौन सा एंगल हम बताया था, पेप्टाइड के दोनों अगल बगल में फाई साइड, इसमें फाई कौन है, साइड कौन है, फाई है ना ये वाला, ये कौन सा है, ये फाई है। आगे अमाइनो एसिड में फाई क्या था, फ्री था, ओके, लीनियर था। यहाँ फाई दोनों तरफ फिक्स हो गया, रिजिड हो गया, प्लेन में आ गया, ओके। और साई कौन है, ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद, यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बनने से पहले फाई जो है यहाँ रोटेशन जो है इसका फिक्स हो गया। क्यों फिक्स हो जाएगा? क्योंकि जब पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो ये अमीन ग्रुप इन्वॉल्व होगा अमाइनो एसिड से, ओके, या हम कह लो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व होगा आगे वाला अमाइनो एसिड से, ओके। इसको ऐसे ही रहने दो, अब इसको इन्वॉल्व कर दो किसी दूसरे अमाइनो एसिड से, सपोज बना रहे हैं, डैश मार दे रहे हैं, दूसरा अमाइनो एसिड से इन्वॉल्व, ओके। दूसरा अमाइनो एसिड से इन्वॉल्व मतलब ये हो गया आपका पेप्टाइड बॉन्ड, यही है ना पेप्टाइड। अब ये भी इन्वॉल्व होगा दूसरा अमाइनो एसिड से, तो इसके इधर पेप्टाइड बॉन्ड होगा, और इसके आगे वाला अमाइनो एसिड होगा उसका कार्बोक्सिलिक एंड से इसका अमीन ग्रुप ऐड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड इधर हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड भी फिक्स, ओके। अब यहाँ फिक्स पेप्टाइड बॉन्ड जो कि नाइट्रोजन है ये फिक्स हो गया, नाइट्रोजन फिक्स हो गया, ओके। तो ये फिक्स हो गया तो फाई एंगल भी फिक्स हो गया, ओके। ओनली रोटेशन इज पॉसिबल अराउंड साइड, इस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल। 2 बॉन्ड फिक्स हो गए, क्योंकि आर ग्रुप का जो नाइट्रोजन है वो एक ही प्लेन में अटैच्ड है और कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच है, आर ग्रुप में फ्री नहीं। कार्बोनिल कार्बन पर अल्फा कार्बन पर जो अमीन ग्रुप है वो फ्री नहीं है, दैट अमीन ग्रुप इज इन्वॉल्व इन द आर के साथ अटैच है। इसलिए प्रोलीन जो है अगर आ गया तो अल्फा हेलिक्स जो है फॉर्मेशन वहाँ पर डिसरप्ट होगा। प्रोलीन अगर प्रोलीन आ गया तो यहाँ से अल्फा डिसरप्ट हो जाएगा, ओके। और इवन ग्लाइसिन, ओके। तो फर्स्ट इज ये दूसरा पॉइंट में था इंट्रिंसिक प्रोपेंसिटी,
जो हम बता रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा सुटेबल अमाइनो एसिड है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा हेलिक्स इज नो लाइसिन। तो हम बताया कि बहुत ज़्यादा अलग कर दिया ना वो, तो उसमें कॉइलिंग हो गया। सबसे ज़्यादा सुटेबल कौन है? अलानिन। अलानिन जो है सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है, उसके आर ग्रुप है CH3 और वो अलाउ कर देता है, परफेक्टली फिट हो जाता है। अब ये इस चीज़ का स्ट्रक्चर में आप एक चीज़ और समझिए, आर ग्रुप कहाँ पर है? ये अल्फा हेलिक्स में आर ग्रुप, ये तो बैकबोन का हम बताया, आर ग्रुप कहाँ पर है? आर ग्रुप इज प्रोट्रूडिंग आउटसाइड। अल्फा हेलिक्स है, आर ग्रुप सब बाहर में प्रोट्रूड कर रहा है। ठीक है, ये अल्फा हेलिक्स चेन है, तो इसको आप कैसे समझोगे? एक इमेजिनरी एक्सिस बना लो, and this polypeptide chain is wound around this imaginary longitudinal axis. ठीक है, and after every 3.6 amino acid residue there is one turn, एक टर्न पूरा हो जाता है, and distance, the span of one turn is 5.4 angstrom. तो ये सब स्ट्रक्चर आएगा, तो एक पॉइंट लिखोगे। अब अलानिन रहा, अगर अलानिन रिपीट्स हो गया अमाइनो एसिड, फट से कॉइल हो जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिकली मैक्सिमली हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगा और अल्फा हेलिक्स बन गया। प्रोलीन आ जाएगा तो कॉइलिंग डिस्टर्ब हो जाएगा, अल्फा हेलिक्स डिस्टर्ब हो जाएगा। ग्लाइसिन आ जाएगा तो कॉइलिंग हो जाएगा। ओके, इसके अलावा और भी है फैक्टर्स। ये प्रोपेंसिटी बता दिया आपको, ना कमिंग टू द सेकेंड। interaction between R groups, particularly amino acid residues particularly 3 or 4 amino acid residues away. Interaction between R groups, particularly 3 to 4 amino acid residues away. अब देखिए, R ग्रुप सब बाहर में है, ओके, प्रोट्रूडिंग आउटसाइड, और हर टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड है। तो क्या होगा अगले टर्न में? क्या होगा? 3 या 4 अमाइनो एसिड के बाद जो अमाइनो एसिड रेसिड्यूज प्रेजेंट यहाँ पर है, सपोज इसके 4 या 3 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज के एग्जैक्ट बाद दैट अमाइनो एसिड रेसिड्यूज विल बी प्रेजेंट हियर और नो। एक टर्न के बाद उसके कोरस्पॉन्डिंग जस्ट उसके नीचे उसके फेस में, जैसे एक का बालकनी दूसरे का बालकनी नीचे बिल्डिंग में, तो ऊपर के जस्ट नीचे ये आ गया। ओके, और आर ग्रुप कहाँ है? बाहर में प्रोट्रूड कर रहा है। अब इस आर ग्रुप में जस्ट इमेजिन, ये आर ग्रुप, मान लिया ये दोनों अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड हो गया, या दोनों अमाइनो एसिड लाइसिन ग्लूटामिक एसिड, दोनों का आर ग्रुप में क्या है? नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। क्या हो गया? दोनों आर ग्रुप निगेटिव चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज विल रिपेल ईच अदर। दोनों आर ग्रुप क्या करेगा? दिस stretch of repeating stretch of glutamic acid or acidic amino acid or a basic amino acid, whether that will destabilize or stabilize the alpha helix, that will destabilize. Okay, correct. So यही कह रहा है interaction between R groups, particularly 3 to 4 amino acids away. अब imagine ये R1, मान लो ये R1 है, R2. If R1 is glutamic acid and R2 is lysine, then एक एसिडिक है एक बेसिक है, then what will happen? It will stabilize or destabilize? It will stabilize. Okay, so now this will stabilize. That is why I am saying interaction between R groups, particularly 3 to 4 amino acids away from it. Clear हुआ? ये दोनों सोच लो, दोनों अलग अलग होगा तो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। सपोज अगर
ये एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड्स, इट विल स्ट्रांगली स्टेबलाइज दिस स्ट्रक्चर। लेकिन आपको बताया कि सेम होना चाहिए फाई और जो होता है फाई और साई का बोल रहा हूँ, तो देखिए देखो फाई साई को एक फिक्स वैल्यू तो है, हर अमाइनो एसिड का फाई साई का रेंज है, इसका रेंज है विद इन दैट रेंज, अंडर दैट रेंज। फाई साई का जो रेंज है लाइसिन का भी उतना ही है, ग्लाइसिन का भी थोड़ा बहुत मोर और लेस है। अब अल्फा हेलिक्स बनने के लिए क्या चाहिए, एक एंगल होना चाहिए -57 और दूसरा एंगल होना चाहिए -47। अब ग्लूटामिक एसिड भी -47 टर्न कर सकता है, उसका डायहेड्रल एंगल 57, और लाइसिन का भी टर्न कर सकता है। क्यों टर्न कर सकता है, यहाँ पर बल्कीनेस ऑफ द आर ग्रुप से मतलब है, चार्ज से मतलब नहीं है, क्योंकि अब ये दोनों ये मुड़ेगा, ओके। और अगर प्रेजेंट इमेजिन करो कि बीच में कोई एक ऐसा आर है जो छोटा बड़ा हो सकता है, अगर ये बड़ा है आर वाइड है, इट क्रिएट ए हिंड्रेंस, नो, ठीक है। तो आर जो है वो हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, और दोनों का ग्लूटामिक एसिड कितना है कार्बन, उसमें देखिए CH3COOH है ना, 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन है, बड़ा बड़ा है, ओके। और आपका लाइसिन में कितना है, 4 मिथाइल ग्रुप है, CH3 4 और एक लास्ट में अमीन है, तो कितना हो गया, उसमें भी 4 हो गया मिथाइल, तो मोर और लेस इट कम्स इन द रेंज, ओके उनका। तो इट विल फॉर्म अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, तो वो फाई साई की वजह से फॉर्म करेगा। लेकिन फिर अब क्वेश्चन उठता है कि वो अल्फा हेलिक्स कितना स्ट्रांग होगा, अगर दोनों अपोजिटली चार्ज है यहाँ पर, तो वो स्ट्रांग इंटरेक्शन फॉर्म करेगा, दैट अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर विल बी स्टेबल, बाद में मिलता है, ओके। अब दोनों सेम चार्ज हो गया तो रिपेल करेगा, दैट रीजन ऑफ द अल्फा हेलिक्स विल बी दैट मच स्टेबल। आ रहा समझ में? सेकेंड हो गया, दिस इज क्लियर टू यू। नाउ कमिंग टू द थर्ड, मिटा दो। Third is bulkiness of the adjacent, bulkiness of the adjacent R groups अगर एक, अब यहाँ पर 3-4 को भूल जाओ, पहला दूसरा को सोचो, ये 3-4 का पीरियोडिक में है, ये इसके ठीक सामने आ गया 4 अमाइनो एसिड्स के बाद। लेकिन पहला और दूसरा में जो आर ग्रुप है, अगर दोनों भारी भारी हो गया तो मोटा मोटा हो गया, तो बगल वाला पहला और दूसरा का अमाइनो एसिड्स का इफ द आर इज बल्की, तो टर्न नहीं कर पाएगा, बोथ आर जो है एक दूसरे को टच करके हिंड्रेंस का काउज करेगा, एक निश्चित एंगल पर जो टर्न होना चाहिए that will not be achieved if the R group is bulky, और कुछ R group जैसे सॉरी if R group में क्या है, SH है, ओके, 16 अमाइनो एसिड्स भी जो है डिस्टर्ब करेगा, तो 16 में थायल ग्रुप है SH, और 2 16 रेसिड्यूज आ गए अगल बगल, इट विल फॉर्म अ डाइसल्फाइड, ओके। तो ये भी कर देगा। तो एक थ्रियोनिन है, सीरीन है, उसमें अल्कोहल ग्रुप है OH, दैट आल्सो डिस्टर्ब्स, ओके, द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा हेलिक्स, थ्रियोनिन में होता है। तो बल्कीनेस, और दूसरी तरफ फिनाइल एलानिन या एरोमेटिक अमाइनो एसिड जो है वो भी बल्की है, उनके बल्कीनेस होने की वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ओके। तो बल्कीनेस ऑफ द, देखो अट्रैक्शन कब होगा और रिपल्सन कब होगा, अगर 3 या 4 अमाइनो एसिड के टर्न के बाद एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, देन ये तो अभी 4 ग्रुप का बताया, अगर 3 या 4 अमाइनो एसिड के बाद एरोमेटिक अमाइनो एसिड रिपीट हो रहा है, तो उसका जो बल्कीनेस है उसकी वजह से हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से यहाँ होगा। फिनाइल एलानिन आ गया यहाँ पर आपका, अगर वायलिन आइसोल्यूसिन सब मान लो, ये सब है एलिफेटिक है लेकिन लॉन्ग चेन है,
और मान लो फिनाइल अलग है, दोनों में कार्बन का एक चेन है और 3-4 अगर पॉजिटिव निगेटिव था तो भी स्टेबलाइज कर रहा था। अब बल्कि ग्रुप है अगर 3 या 4 रेसिड्यूज के बाद, दैट विल फॉर्म क्या, वन डर वाल इंटरेक्शन होगा उनके बीच में और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा। उस दोनों इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, इट विल स्टेबलाइज 3 या 4 रेसिड्यूज के बाद रिपीट होगा। ओके, सेम, लेकिन अगल बगल पहला दूसरा में हो गया तो इट विल रिपेल इच अदर, बल्कीनेस ऑफ द आर्म। तो क्या है, बल्कीनेस ऑफ द एडजेसेंट आर्म्स, दिस इज आल्सो द फैक्टर इन स्टेबलाइजिंग एंड डिस्टेबलाइजिंग द अल्फा हेलिक्स। थर्ड, occurrence of बता चुके हैं, occurrence of glycine and proline, it will also affect। क्या चाहिए अल्फा हेलिक्स बनने के लिए, प्रोटीन के उस सेगमेंट में, पॉलीपेप्टाइड के उस सेगमेंट में जहाँ अल्फा हेलिक्स का फॉर्मेशन होना है वहाँ ग्लाइसिन नहीं चाहिए, प्रोटीन नहीं चाहिए। अगर हो गया तो इट विल डिस्टर्ब द स्ट्रक्चर। occurrence of glycine and proline, करेक्ट। अब लास्ट कितना पॉइंट, एक पॉइंट छूट रहा है, ये 4 होना चाहिए था, वही हम सोच रहे हैं, ठीक है इसको एक कौन सा बता दिया, बल्कीनेस तो है, इंट्रिंसिक है, इंटरेक्शन ऑफ द आर ग्रुप वाला बता दिया, ऐसा है। अकरेंस हो गया, अकरेंस हो गया, यानी कि चौथा पॉइंट था, लास्ट वाला है, ये समझ लो आप, थोड़ा सा टेढ़ा है, ये चारों तक समझ गया पॉइंट। ये लास्ट वाला फैक्टर भी इम्पोर्टेंट है इन डिसाइडिंग द स्टेबिलिटी ऑफ दिस अल्फा हेलिक्स। ये तो आप जान ही रहे हो, पेप्टाइड बॉन्ड जो है पार्शियल डबल बॉन्ड है, और उसके अलाउंग क्या होता है, एक छोटा इलेक्ट्रिक डायपोल क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल क्रिएट हुआ क्या, वो H ट्रांस में रखा है हमेशा, एंड यस मगर और इसी ट्रांस में हो रहा है तभी तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। अगर ये ट्रांस में नहीं रहता तो यहाँ अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके ट्रांस में होने की वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। और oxygen is highly electronegative, so it will develop partial negative charge on it, and nitrogen is, and on this nitrogen also partial positive charge gets developed। जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, सपोज इट इज प्रेजेंट इन अल्फा हेलिक्स, किसी रेसिड्यू के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, तो वो जो बॉन्ड करेगा, मान लो उसको उल्टा देख रहे हैं, वो जो अगर ऑक्सीजन से यहाँ किया हाइड्रोजन बॉन्ड, तब यहाँ ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज तो है, और इस हाइड्रोजन पर यहाँ से भी पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन जो है कुछ नहीं लेता है। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ऑक्सीजन पूरा पुल करेगा इलेक्ट्रॉन को अलोंग दिस एक्सिस। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के बाद हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, हाइड्रोजन से टाना, हाइड्रोजन इससे टानेगा, फिर टान के यहाँ पर पार्शियल निगेटिव चार्ज हो गया और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के बाद, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना है, अभी हम सिर्फ अकेला देख रहे हैं। ओके, तब क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो है नाइट्रोजन पर है। बिकॉज ऑफ दिस
ये बॉन्ड जो है हो गया पार्शियली डबल बॉन्ड। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, और इस पूरे पॉलीपेप्टाइड बैकबोन में पेप्टाइड बॉन्ड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है, तो क्या हो गया, एक समझ लो कि बैटरी छोटा बैटरी अटैच्ड है। दिस इज ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, बैटरी भी इलेक्ट्रिक डायपोल है, यानी दो पोल है, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल। ओके, ये भी एक तरह से छोटा बैटरी हो गया, हुआ कि नहीं, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। ओके, तो पूरे पॉलीपेप्टाइड बैकबोन में पेप्टाइड बॉन्ड है। इफ दिस इज अमीनो टर्मिनल है, and this is carboxy, और इसमें बताइए अमीनो टर्मिनल एंड किधर है, अमीनो टर्मिनल एंड की तरफ कौन सा चार्ज होगा। इस पूरे पॉलीपेप्टाइड बैकबोन में, पॉलीपेप्टाइड बैकबोन में ये सारे पेप्टाइड बॉन्ड हैं, हर पेप्टाइड बॉन्ड इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल, छोटा बैटरी है, सब में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, और सपोज वायर से जुड़ा हुआ है, छोटा बैटरी सब ठीक, चार्ज सेपरेशन है, सब अटैच है। तो किधर कौन सा मोड, ऐसा तो शॉर्ट तो नहीं है ना, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं जुड़ा हुआ, सॉरी, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, सारे जो है नेगेटिव पॉजिटिव एक डायरेक्शन में। तो अभी इसका कार्बोक्सी टर्मिनल एंड कौन सा हुआ, इफ यू कंसीडर दिस एज ए पार्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड, देन दिस एंड इज लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। ओके, दिस विल बी सी अल्फा, और ये हो गया आपका कार्बोक्सी टर्मिनल, और इधर से सी अल्फा, दिस इज अमीनो टर्मिनल। ओके, देन व्हाट यू ऑब्जर्व, तो इसकी वजह से कार्बोक्सी टर्मिनल पर आ रहा है नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इसको कार्बोक्सी टर्मिनल पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस कार्बोक्सी टर्मिनल पर नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा ये बताएंगे, ठीक है। पहले इस चीज़ को समझो, तो छोटा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया पूरा पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा, तो एक नेट इसमें डिफरेंस हो गया पूरे बॉन्ड के अलावा, चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो गया पूरे पॉलीपेप्टाइड बैकबोन के अलावा। ओके, एक डायपोल क्रिएट हो गया, एक लार्ज अमाउंट को भी सबको ऐड कर सकते, बैटरी 1.5 वोल्ट दो जोड़ते हो तो 3 वोल्ट हो जाता है, तो छोटा वोल्ट जुड़ा तो एक बड़ा यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल क्रिएट हो गया प्रोटीन में। ठीक है, प्रोटीन में नहीं कर देना चाहिए, अल्फा हेलिक्स की बात कर रहे हैं, प्रोटीन में ही है, लेकिन प्रोटीन का ही एक सेगमेंट जो अल्फा हेलिकल फॉर्म में है वो डायपोल। लेकिन यह जो है काउंटर बैलेंस होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डायपोल से। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है इसके बीच में, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो चार्ज है वो उल्टा है, क्योंकि ऊपर में क्या बताया था ऑक्सीजन, और नीचे वाले हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन से अटैच है उसके साथ है हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ, और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी पार्शियल चार्ज डेवलप्स ऑन द स्पीसीज, तो ऑक्सीजन पर क्या हुआ था निगेटिव और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो डायपोल है इलेक्ट्रिक डायपोल वो उल्टा है इससे पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड का डायपोल से, और हर टर्म में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये सब बैटरी जुड़ जाएगा सबका वोल्टेज, और जितना अल्फा हेलिक्स है अल्फा हेलिक्स में जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड हुए उस सब का डायपोल ऐड होगा, और इस पॉलीपेप्टाइड का जो डायपोल मोमेंट टोटल क्रिएट हो गया, दोनों को नेट बना लेंगे। ओके, क्या होगा ऑलवेज दिस पॉलीपेप्टाइड का बैकबोन का डायपोल इज ग्रेटर दैन द कंबाइंड डायपोल ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, एक ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है उसका कारण है, क्योंकि जब अब सपोज कंसीडर करो एंड पर क्या होगा, अल्फा हेलिक्स के एंड पर क्या होगा, बीच में तो टर्न है, तो हर टर्न में 3 या 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, लेकिन अंत पर
जहाँ दोनों एंड पर 4 रेसिड्यू यहाँ और 4 रेसिड्यू यहाँ अंत पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ तो एंड हो गया। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड ऊपर में तो है नहीं इसका, या इसके नीचे में तो है नहीं। ओके, तो एंड पर चारों रेसिड्यूज में हाइड्रोजन बॉन्ड इज मिसिंग, अल्फा हेलिक्स के बीच में है। ओके, तो एंड पर हाइड्रोजन बॉन्ड मिस होने की वजह से और पेप्टाइड बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट है, इस वजह से यहाँ पर एंड पर क्या क्रिएट हो गया, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, एंड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। सबको डेल्टा से ही कर रहे हैं, बड़ा छोटा डेल्टा कर सकते हो। पॉजिटिव चार्ज ऑन द अमीनो टर्मिनल एंड एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बोक्सी टर्मिनल एंड। अब आप बताइए इस अमाइनो हेलिक्स में, आपको बता सकते हो, अगर सपोज करो एंड पर कार्बोक्सी टर्मिनल एंड पर ग्लूटामिक एसिड हो, तो वेदर दैट विल बी स्टेबलाइजिंग और डिस्टेबलाइजिंग, it will destabilize. In alpha helix, the carboxy terminal end of the alpha helix, if it occupies a negatively charged amino acids, then it will destabilize the alpha helix. तो जनरली अल्फा हेलिक्स में कार्बोक्सी टर्मिनल पर पॉजिटिव अमाइनो एसिड्स पाया जाता है। क्यों? पॉजिटिव अमाइनो एसिड्स विल गिव पॉजिटिव चार्ज and it will stabilize that partial negative charge present on the carboxy terminal end and vice versa। यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव अमाइनो एसिड्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स अमीनो टर्मिनल एंड पर, अमीनो टर्मिनल एंड पर नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स and carboxy terminal end पर positively charged amino, presence of positively charged amino acids on the carboxy terminal end will stabilize the alpha helix formation। करेक्ट? तो ये हो गया आपका। कुछ पूछना है किसी को? कितना समझ गया हो तो अल्फा हेलिक्स इज ओवर। चला गया ऊपर से।